देखिए, जैसा आपने कहा कि इनकम टैक्स बहुत बड़ा पेन है। हम हों या आप हों, कोई भी अपनी इनकम से किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता। ग्रॉस रेवेन्यू कम होगी, जब ये एक्सपेंसेस आप क्लेम कर लेंगे तो क्या होगा, आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी और कॉन्सिक्वेंटली आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। जहां सिंपली कहा गया है कि आप कुछ भी, कोई आपको अलाउंस नहीं क्लेम करना, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको सिंपली 7 लाख रुपए तक की इनकम अगर आपकी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इशिता सिंह और आप देख रहे हैं बेसिक फंडे क्लियर। और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो में, जहां हर कदम हर सोच में शामिल हैं हम, जनहित पे जारी हैं हम। इनकम टैक्स बड़ा ही खतरनाक सा शब्द है और हम हिंदुस्तानियों का तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। माचिस से लेकर खाने के सामान तक सब पे टैक्स देना पड़ता है। और उसके बाद में बड़ी मुश्किल से अगर इंसान थोड़े बहुत पैसे कमा के बचा भी लेता है तो उधर भी टैक्स देना पड़ जाता है। अब बाकी चीजों का तो नहीं पता, पर इनकम टैक्स कैसे बचाए, इसमें हम आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। बस इसी सिलसिले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सुनील गुप्ता, who is the CEO of BFC Capital with more than 20 years of experience in the wealth management industry. Welcome to जनहित सुनील जी। थैंक यू। तो चलिए बिना देरी करे पहला सवाल लेते हैं कि सबसे कॉमन या इजीली अवेलेबल टैक्स सेव करने के ऑप्शंस क्या होंगे? देखिए, जैसा आपने कहा कि इनकम टैक्स बहुत बड़ा पेन है। हम हों या आप हों, कोई भी अपनी इनकम से किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता। और इनकम टैक्स एक डायरेक्ट चार्ज है जो आपको कमाई मिलती है, इनकम मिलती है, उससे गवर्नमेंट कहती है कि उसमें से एक हिस्सा हमको दे दो। तो हर आदमी ये कोशिश करता है कि इसको बचाया जाए, कैसे कम किया जाए। तो यहाँ पर एक चीज समझने की ये है कि इनकम टैक्स सेविंग और इनकम टैक्स इवेजन दो अलग अलग चीजें हैं। जब भी हम बात करते हैं इनकम टैक्स सेव करने की, तो हम बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के सर्टेन रेगुलेशंस के तहत जो हमें छूट मिल सकती है, उस तरह से हम इनकम टैक्स बचाएं। वहीं पे इवेजन की जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो इनकम टैक्स चोरी करते हैं। कैसे, कुछ समय पहले तक ये एक प्रैक्टिस थी कि बहुत सारे लोग शायद आज भी करते हो कि रिटर्न नहीं फाइल करते हैं कि गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। या पहले लोग डरते थे कि पैन कार्ड नहीं लेंगे हम, पैन अगर लेंगे तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा तो लायबिलिटी आ जाएगी। ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। सो पहली चीज तो हमें समझना चाहिए इनकम टैक्स बेसिकली है क्या और ये अराइज कब होता है। जब भी आपकी कोई इनकम आएगी, अगर आप इंडिविजुअल हैं या आप कोई कॉर्पोरेट हैं, आप कोई फर्म चला रहे हैं और उसकी कोई इनकम होती है, इंडिया के अंदर अराइज होती है, तो आपको इनकम टैक्स देना होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपने 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए पे वो टैक्स देना होता है। उसमें भी एक सर्टन फॉर्मूलाज हैं जिनके तहत एक रिड्यूस करके जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आती है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। वो भी टैक्स कितना देना होता है ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम का स्लैब कितना है, आप इनकम की आपकी किस स्लैब में आ रही है। तो अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करें तो कई सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हम लेजिटिमेट तरीके से इनकम टैक्स बचा सकते हैं, बिना टैक्स चुराए हुए टैक्स बचा सकते हैं। जैसे कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, सैलरीड एम्प्लॉय में अगर आपका एम्प्लॉयर समझदार है तो बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें आप अपनी आपकी जो सैलरी है उसको अगर उस रूल्स के मुताबिक ब्रेकअप किया जाए तो आपकी सैलरी का जो कई एक मेजर पोर्शन टैक्स फ्री हो सकता है, पूरा या पार्शियली। बहुत सारे अलाउंसेस हैं ऐसे, जैसे कि कन्वेंस अलाउंस है, जैसे कि एचआरए है, इनकी सबकी लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड है। इवन एजुकेशन अलाउंस है। बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जो आपका एम्प्लॉयर हो सकता है आपको देता हो, लेकिन अगर वो उस लिमिट के अंदर है या एक उसका एक सर्टेन पोर्शन आपके हाथ में टैक्स फ्री होगा। तो इस तरह से अगर आपका सही ब्रेकअप है, सैलरी ब्रेकअप है, तो आप उससे अपना टैक्स बचा सकते हैं, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है। इसी तरह से एम्प्लॉयर आपका कई सारे पेमेंट्स करता है, जैसे ईपीएफ का पेमेंट करता है, जैसे कि एनपीएस का पेमेंट करता है। इसमें भी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं कि अगर आपका 12% तक का जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपके हाथ में टैक्स फ्री है, 10% तक एनपीएस का कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री है। तो ऐसा नहीं है कि जितनी आपकी इनकम आ रही है उसके ऊपर टैक्स देना है। इन सारे प्रोविजंस को अगर हम इंप्लीमेंट कर लें तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये तो बात हो गई सैलरीड की। अब आते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, आप फ्रीलांसर हैं, इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं, तो अभी चूंकि जब भी आप बिजनेस कर रहे होते हैं या कुछ अपना प्रोफेशन रन कर रहे होते हैं तो आपको उसको रन करने के लिए काफी सारे एक्सपेंसेस करने होते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि जब हम लोग छोटे स्तर पे कोई बिजनेस करते हैं या काम करते हैं तो लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती है।
तो बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप उनको अपनी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास एक लैपटॉप होगा, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा, आपके पास एक मोबाइल होगा, ये सारे एक्सपेंसेस होंगे। आपने लैपटॉप परचेज किया, मोबाइल परचेज किया, वो आपकी बिजनेस एसेट है क्योंकि आप उसकी हेल्प से अपना बिजनेस कर रहे हैं। आप उस एसेट को अपने बिजनेस एसेट के तौर पे दिखा सकते हैं बशर्ते आपने उसको अपनी उस फर्म के नाम से परचेज किया। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हैं तो डेफिनेटली आप अपने नाम से परचेज करेंगे, तो उसको आप दिखा सकते हैं एज बिजनेस एसेट, जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के एसेट्स के अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं। तो एक्चुअली डेप्रिसिएशन आपकी इनकम पे कोई एक्सपेंस नहीं हुआ। आपने 50,000 का मोबाइल खरीदा, अगर उस पे सपोज 25% आप डेप्रिसिएशन दे रहे हैं तो एवरी ईयर जो भी उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगी उस पे आप 25% डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे। तो आपकी इनकम में से उतना डिडक्शन हो जाएगा। सिमिलरली आपका जैसे इंटरनेट एक्सपेंसेस थे या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो आपका बिजनेस प्रीमाइसेस का हो सकता है, आप अपने घर से रन कर रहे हो, तो एक प्रोपोर्शनेट बिल आप उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। इस तरह से बहुत से छोटे या बड़े एक्सपेंसेस होंगे जो आप अपनी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपकी ग्रॉस रेवेन्यू है वो कम हो जाएगी। ग्रॉस रेवेन्यू कम होगी, जब ये एक्सपेंसेस आप क्लेम कर लेंगे तो क्या होगा, आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी और कॉन्सिक्वेंटली आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं। इसके अलावा ये तो वो तरीके हो गए जिससे कि आप अपनी मेन इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं, टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज अलाउंसेस एंड दीज एक्सपेंसेस। उसके बाद आती है जो नेट आपकी इनकम आ गई आपके हाथ में, सपोज यू आर गेटिंग अ नेट सैलरी इन योर हैंड। उसके बाद भी कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनकी मदद से आप उन एक्सपेंसेस को करके या उन इन्वेस्टमेंट्स को करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। जैसे कि सेक्शन 80C। सो 80C में एक बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें कई सारे इन्वेस्टमेंट्स प्रेस्क्राइब्ड हैं या कई सारे ऐसे पेमेंट्स हैं जो कि आप करते हैं और जिनको करने के बाद आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। राइट। जैसे कि अगर मैं पेमेंट साइड की बात करूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगभग सभी जानते हैं, वही एलएसएस है, वही ईपीएफ है, एनपीएस है, लेकिन कई सारे ऐसे पेमेंट्स होते हैं जो यूजुअली लोगों को नहीं पता होते। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनकी आप फी पे करते हैं, आप उस फीस के अगेंस्ट भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये कुछ नया है, ये सुनने मिला। ठीक है ना, तो आप उनको कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल दूसरे सेक्शंस में कई ऐसे और भी प्रोविजंस हैं, जैसे किसी के घर में अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उस एजुकेशन लोन के अगेंस्ट जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो बी क्लेम एज अ डिडक्शन अगेंस्ट योर इनकम। सो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनकी मदद से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। अगर आप कोई हाउसिंग लोन ले रखा है आपने या लेने वाले हैं, आप उस पर जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसको आप डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइमर हाउसिंग लोन ले रहे हैं और आपका हाउसिंग लोन 35 लाख रुपीस तक है और आपके हाउस की वैल्यू 50 लाख तक है, तो आपको ये डिडक्शन 2.5 लाख रुपए साल तक मिल सकता है। वहीं पे एक और प्रोविजन ये भी है कि अगर उसी हाउसिंग लोन में आप ज्वाइंट ओनर हैं, तो आप वैसे ये लिमिट इंडिविजुअली 2 लाख रुपए साल की है, फर्स्ट टाइमर के लिए 2.5 लाख, नॉर्मली 2 लाख। लेकिन अगर आप ज्वाइंट ओनर हैं तो आप दोनों ओनर्स 2-2 लाख रुपए का क्लेम कर सकते हैं। आपने 50 लाख रुपए का अगर लोन लिया हुआ है और आप सपोज 6 लाख रुपए का साल में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आप उसमें से 4 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप 30% के स्लैब में हैं तो आप उस पर जो है 4 लाख पे 30% तो आपका टैक्स बच जाएगा। तो इट्स एक्चुअली प्रेफरेबल कि स्पेशली उन लोगों के लिए जैसे कपल्स हैं, जब वो घर ले रहे हैं, yes, तो अगर वो लोन ले रहे हैं तो वो एज अ जॉइंट, yes, it is always advisable कि वो ज्वाइंट ओनर बन के ले, राइट, सो दैट जो एडिशनल, अदरवाइज आप 2 ही लाख क्लेम कर पाओगे, जो एडिशनल इंटरेस्ट आपका बच रहा है वो आप दूसरे को ओनर के अकाउंट में क्लेम कर सकते हो। तो क्या इसमें जरूरी है कि जो दोनों जो को ओनर्स हैं दोनों ही अर्निंग प्रोफेशनल्स होने चाहिए? आइडियली होने चाहिए, अदरवाइज सोर्स ऑफ इनकम आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। सपोज हस्बैंड इज वर्किंग, वाइफ इज नॉन वर्किंग, तो वाइफ उस डिडक्शन को क्लेम तो तभी करेगी जब वो आईटीआर रिटर्न फाइल करेगी। रिटर्न तब फाइल करेगी जब उसकी कुछ अर्निंग होगी। तो डेफिनेटली दे शुड बी वर्किंग प्रोफेशनल। ओके, सो हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं। आपने बताया कि फर्स्ट टाइम जो हाउस लोन लेते हैं उनको 2.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। सो
वर्किंग प्रोफेशनल से रिलेटेड एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है, जी फर्स्ट टाइम जॉब मिली है एंड वो भी अपने जो टैक्सेबल इनकम है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे लोगों के लिए भी कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं या मोड्स हैं जिससे वो अपनी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस कर सके? देखिए, जब आप अपनी करियर की शुरुआत करते हैं, जैसा कि मैंने अभी एक सेक्शन का जिक्र किया, एटीसी, ये सेक्शन बेसिकली बिगिनर्स के लिए ही है। ओके। बिकॉज हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयमेंट में अगर आप सैलरीड हैं तो आपका एम्प्लॉयर एक ईपीएफ का प्रोविजन उसने कर रखा हो, एनपीएस का भी प्रोविजन कर रखा हो, लेकिन अगर उसके बाद, चूंकि एटीसी की लिमिट 1.5 लाख रुपए साल की है, उसके बाद अगर कोई लिमिट बच रही है, इसमें कुछ थोड़ा सा रूम बच रहा है, तो आपको, और आप बिगिनर हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी रिस्क प्लानिंग कर लेनी चाहिए। यानी कि यू शुड बाय अ डिसेंट टर्म प्लान फॉर योरसेल्फ, ओके। सो दैट इससे डुअल फायदे होंगे। एक, आपकी रिस्क प्लानिंग कंप्लीट हो गई, जितनी अर्ली एज में आप कर लेंगे आपका प्रीमियम लायबिलिटी कम होगी और वो आपको लंबे समय तक वो कवरेज मिलता रहेगा। दूसरी चीज, आपका एटीसी का कवरेज पूरा हो जाएगा। दूसरी चीज है, आज की डेट में क्या, तो थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए काफी अवेयरनेस आ गई है, काफी लोग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जानने लगे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आप पे करते हैं वो भी डिडक्टेबल है अगेंस्ट योर टैक्सेबल इनकम, तो यू शुड बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर यू, फॉर योर फैमिली, और अगर आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए भी आपको परचेज कर लेना चाहिए इनिशियली। तो क्या उनको अलग कुछ बेनिफिट्स Yes, मिलते हैं? अगर आप या अपनी फैमिली अपने आप को कवर कर रही है तो उसमें आप 25,000 तक का प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80D के अंतर्गत। लेकिन वहीं पे अगर किसी सीनियर सिटीजन के लिए आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहे हैं तो ये डिडक्शन 50,000 तक है। ओके, जस्ट डबल द अमाउंट। यस, सो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो शुरुआत में ही आपको ले लेने चाहिए। और अगर आपके एम्प्लॉयर ने एनपीएस अकाउंट ओपन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं भी है तब भी आपको एज सुन एज पॉसिबल एनपीएस सब्सक्राइबर बन जाना चाहिए। उससे एक और फायदा होता है कि जो आपका जो मेन डिडक्शन है टीसी के अंतर्गत जो 1.5 लाख मिल रहा है तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी 50,000 की एक एडिशनल डिडक्शन मिलता है एनपीएस कंट्रीब्यूशन के ऊपर। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जितना अर्ली अपने करियर के स्टेज में प्लान कर लेंगे आप, उतना ही आपको अल्टीमेटली गेन्स आपके ज्यादा होंगे, रिटर्न्स बेहतर होंगे, और डेफिनेटली जो शुरुआत में आपकी जो आउटफ्लो होंगे वो कम होंगे। तो ये चीजें हैं जो एक करियर की शुरुआत में हमको अपनी प्लान कर लेनी चाहिए। सो करियर वाइज एक और कैटेगरी आती है जो होती है फ्रीलांसर्स या फिर कहिए गिग वर्कर्स की, जिनकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। अब जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उनकी फिक्स्ड इनकम है, वो एक प्लानिंग कर सकते हैं, उसी प्लानिंग को कंसिस्टेंटली फॉलो अप कर सकते हैं। राइट। बट व्हाट अबाउट द पीपल जिनकी फिक्स्ड इनकम ही नहीं है, जिनका सोर्स ऑफ इनकम इज कभी शायद ज्यादा है, कभी कम है, कभी है ही नहीं, वो लोग कैसे अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं या अंडर पेमेंट जैसी पेनल्टी से बच सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी हम इस तरह का कोई काम कर रहे होते हैं, तो चाहे हम फ्रीलांसर हैं या छोटा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे हैं, तो इसमें होता क्या है कि आपके पास कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होता। आप एक या दो लोग काम कर रहे होते हैं, इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं। तो अक्सर कई बार ऐसा देखा गया है कि आप अपने एक्सपेंसेस और अपनी रेवेन्यूज की जो रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपरली नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी सलाह ये होगी कि आप डे वन से अपनी रेवेन्यूज को और अपने एक्सपेंसेस को की रिकॉर्डिंग प्रॉपर करें, क्योंकि आपके पास कोई ऑर्गेनाइज अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं होगा जो आपके बिहाफ पे कर रहा हो। सो अगर आप, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी मेंशन किया कि अगर आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जिनको आप अपनी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट क्लेम कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपने कोई एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं किए तो हो सकता है जब आप अपने रिटर्न फाइल कर रहे हो वो एक्सपेंसेस आप मिस कर गए, तो दो नुकसान होंगे। एक तो उसके अगेंस्ट जो आप टैक्स क्लेम कर पाते, डिडक्शन क्लेम कर पाते, वो नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि कोई इनडायरेक्टली आपकी कोई लायबिलिटी होती वो भी आप भूल गए होते। सपोज आपने कोई ऐसी रेवेन्यू रिसीव की जिसके अगेंस्ट आपको जीएसटी पे करना था, आपकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं है, तो कल को हो सकता है कि आपके पास कोई नोटिस आ जाए। तो जो लोग बिगिनर्स हैं या इस तरह के काम कर रहे हैं उनको जरूरी है कि अपने रिकॉर्डिंग्स प्रॉपर रखें। अकाउंटिंग के लिए हो सकता है किसी प्रोफेशनल को लेटर ऑन हायर कर लें, बट इनिशियल लेवल पे उनकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और जैसा मैंने ये चीज, इसका आपके सवाल का जवाब पहले भी दिया कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होंगे, उनको ईयर मार्क करके रखें जो वो क्लेम कर सकते हैं अपनी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट। और दूसरी चीज, ऐसे लोगों को एक और सलाह है मेरी कि आप अगर पॉसिबल है तो अपने 2 बैंक अकाउंट मेंटेन कीजिए। एक जिसमें से आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहे हो, दूसरा जिसमें से आप अपने बिजनेस एक्सपेंसेस कर रहे हैं।
क्योंकि कई बार होता है कि जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो पर्सनल एक्सपेंसेस और बिजनेस एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करने में दिक्कत आती है। तो जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस उसके अगेंस्ट आप एक विड्रॉ कर लें एक अमाउंट, उसको अपने पर्सनल अकाउंट में लें और वहां से पर्सनल एक्सपेंसेस करें। तो ये कुछ चीजें हैं जो ऐसे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं अपनी टैक्स प्लानिंग में। चलिए, ये तो बात रही सैलरीड इंडिविजुअल्स एंड फ्रीलांसर्स वगैरह की। अच्छा, अभी रिसेंटली एक न्यू टैक्स रिजीम जो है वो इम्प्लीमेंट हुई जी। सो काफी चेंजेस आए होंगे, कई सारे इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होंगे जिसमें कहीं एडवांटेजेस मिल रहे होंगे और कहीं कुछ चैलेंजेस भी शायद टैक्स पेयर को फेस करने पड़े। तो क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, न्यू टैक्स रिजीम एंड जो एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस हमारे टैक्स पेयर को फेस करने पड़ेंगे? देखिए, न्यू टैक्स रिजीम की जहां तक बात है, इसको लागू करने के पीछे दो मोटिव हैं। एक ऑब्वियसली जो आम जनता को दिखता है कि टैक्स लायबिलिटी को थोड़ा रिड्यूस किया जाए। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट के पार्ट पे है कि अभी एग्जिस्टिंग जो रिजीम है, जो टैक्स रिजीम है, उसमें काफी सारे कैलकुलेशंस हैं। जैसा मैंने कहा ना, बहुत सारे अलाउंसेस हैं, बहुत सारे डिडक्शंस हैं। तो एज अ टैक्स पेयर आपके लिए भी और गवर्नमेंट के पार्ट पे भी काफी सारे कैलकुलेशंस होते हैं। कई बार लोग गलत रिटर्न फाइल कर देते हैं। इन सबको सिंप्लीफाई करने के उद्देश्य से ये नई टैक्स रिजीम लागू की गई है, जहां सिंपली कहा गया है कि आप कुछ भी, कोई आपको अलाउंस नहीं क्लेम करना, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको सिंपली 7 लाख रुपए तक की इनकम अगर आपकी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद आपके टैक्स स्लैब शुरू होते हैं, जो भी इनका अगर हम कंपेयर करें विज ओल्ड रिजीम, तो आप पाएंगे थोड़े से मॉडरेट है अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक लिमिट के बाद जाकर के फिर तो वो एट पार पे आ जाते हैं, 15 लाख के ऊपर तो फिर 21 पे आ जाते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं जो लोग जिनके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स की बड़ी बुक या लॉन्ग टर्म बुक्स नहीं खड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, मैंने ऑलरेडी हाउसिंग लोन ले रखा है, आई एम पेइंग हाउसिंग लोन EMI, मुझे इंटरेस्ट देना ही देना है। अब अगर मैं स्विच करता हूं नई रिजीम में, तो मेरा वो इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो मैं क्लेम यहां नहीं कर पाऊंगा। सिमिलरली आई हैव परचेज सम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जिनका प्रीमियम मुझे पे करना ही करना है, तो वो डिडक्शंस मुझे यहां नहीं मिलेंगे। तो लेकिन उन लोगों के लिए जो आज की नई जनरेशन है, जो लोग बहुत ज्यादा इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते, सेव करो और ये सब चीजों में, उनके लिए बड़ा वो है, उनके लिए बेनिफिशियल इसलिए है कि आपको कुछ नहीं सेव करना। आप सिंपली अगर 7 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो कुछ नहीं देना, और उसके बाद भी आपकी जो स्लैब शुरू होते हैं वो छोटे छोटे स्लैब शुरू होते हैं। चैलेंजेस उनके लिए हैं जिनके पास ऑलरेडी कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं। आप अपना हाउसिंग लोन डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, इंश्योरेंस डिसकंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, उनके लिए चैलेंजेस है। हालांकि कुछ चेंजेस की बातचीत चल रही है। देखिए, लेट द बजट कम, जिसमें उम्मीद की जा रही है कुछ डिडक्शंस न्यू रिजीम में भी लागू किए जाएंगे, जैसे कि NPS को शायद शामिल करने की बात चल रही है। कुछ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है न्यू रिजीम की, उसको भी बढ़ाने की बात चल रही है। देखते हैं कि बजट में क्या। वगैरह तो आई थिंक जो रिटायरीज हैं या फिर जो द पीपल हु आर अप्रोचिंग रिटायरमेंट, उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है। उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही। NPS तो एक ऐसी स्कीम है जो अर्लीस्ट पॉसिबल आपको अपने आप को एनरोल कर लेना चाहिए NPS में, बिकॉज NPS में जो आप रिटायरमेंट पे आपको जो पेंशन मिलती है या आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस बनता है, वो आपके ही कंट्रीब्यूशन से बनता है। द लॉन्गर टाइम यू आर कंट्रीब्यूटिंग, हायर विल बी द कॉर्पस। राइट। आपने नो डाउट, जब आप इफ यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स योर रिटायरमेंट, तो डेफिनेटली आपको तो पेस बढ़ाना ही होगा एक्युमुलेशन के लिए। लेकिन अगर ये काम आप अपने 25 की एज में या 30s की एज में जो है अगर आप शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके भी आप बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप पहले से प्लान करें, बट जस्ट इन केस सपोजिटली आप नहीं कर पाए, किसी तरह से आपने उतना ध्यान नहीं दिया या उतना अवेयरनेस नहीं था, और आप या तो रिटायर हो गए हैं, आपके पास अपने बचाए हुए पैसे हैं, या ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, तो वो भी, उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे इससे। डेफिनेटली मिलेंगे, वो एंटर कर सकते हैं, NPS में भी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। जैसे एक सीनियर सिटीजन अकाउंट स्कीम है, जो आपको कंपैरेटिवली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देती ही है, रेगुलर इंटरेस्ट इनकम भी देती है। तो इस तरह की कई सारी स्कीम्स हैं जो NPS है आपका। अगर आपने PPF अकाउंट ले रखा है, तो PPF में भी सपोज आपने 50s पे आप जागे कि मैं PPF खोल देता हूं, तो 15 साल में आपका PPF मैच्योर हुआ, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो आपके हाथ में टैक्स फ्री होगा। तो हायर एज के लोगों के लिए भी इनकम टैक्स ने काफी सारे प्रोविजंस किए हुए हैं, काफी सारे प्लानिंग की हुई है, जिसके तहत न केवल आप अपने लिए एक अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि एक रेगुलर इनकम का भी सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। राइट, ओके।
सो जब हम नुकसान की बात कर रहे हैं तो अक्सर नुकसान तब होता है जब हम कोई गलती कर देते हैं। तो क्या ऐसा भी है कि टैक्स फाइल करने के टाइम पे या टैक्स सेविंग जो आप आपकी टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं जो भी, सो उस टाइम पे आपने कोई ऐसे मिस्टेक्स जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग अक्सर कर देते हैं, क्या ऐसे कोई देखिए, चैलेंजेस हैं? एज एन इंडिविजुअल, जहाँ जब अगर इफ यू आर रनिंग सम बिजनेस और बिजनेस हाउस, तब तो आपके पास ये ऑलवेज सजेस्टेबल है कि आपके पास एक प्रोफेशनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट या अकाउंट्स का बंदा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों की देख रेख करे। बल्कि उसके बियॉन्ड जा करके आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो आपके रिटर्न्स वगैरह को मॉनिटर करते हैं। लेकिन एज एन इंडिविजुअल, एज अ सैलरीड एम्प्लॉय और एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, आपको, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अपने पहली चीज ये है कि आप इनकम टैक्स से भागिए मत, इनकम टैक्स को जानिए। ओके। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके बेनिफिट की इनकम टैक्स के एक्ट में प्रोविजन किए गए हैं, हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। तो आप पहले उन प्रोविजंस को जानिए। और इतना आज की डेट में टफ नहीं है इन्फॉर्मेशन कि हमें किसी लॉयर के पास जाना होगा, सीए के पास जाना होगा। आप गूगल करिए ना कि व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल अगेंस्ट माय इनकम इफ आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉय और आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी। एक क्लिक में आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप अगर आप कुछ अर्निंग कर रहे हैं या आप अपना रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो पहले इनकम टैक्स को जानिए, देखिए आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, उन बेनिफिट्स के मुताबिक अपना रिटर्न फाइल कीजिए। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए कहा, कि अपने रेवेन्यूज और अपने एक्सपेंसेस उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड करके रिकॉर्ड कीजिए, सो दैट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। यूजुअली होता यही है कि आप कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिस कर जाते हैं। सैलरी के केस में इसलिए कम होता है क्योंकि आपकी रेवेन्यू जो है, जो आपकी इनकम है, वो स्ट्रीमलाइन है, वो तो उतनी आनी आनी है। कुछ भी ज्यादा होता है तो डिडक्शन टीडीएस एम्प्लॉयर काट लेता है। लेकिन वहां पर भी हो सकता है, जैसे आप हो सकता है कि आपके घर में किड है, लेकिन आप उसकी फी दे रहे हैं, आपने क्लेम ही नहीं किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ा ना आपको बताने आएगा कि आप उसको क्लेम करिए। और आज की डेट में बच्चों की फीस भी एक कंसिडरेबल अमाउंट होता है। तो हो सकता है कि आप इस तरह के एक्सपेंसेस को आप जानिए, आप देखिए कौन कौन से अलाउंसेस आपके लिए अवेलेबल हैं, और उसकी मदद से आप अपनी लायबिलिटी बचा भी सकते हैं, कम कर सकते हैं, और इस तरह की जो गलतियां हैं उनको भी अवॉइड कर सकते हैं। चलिए आज का आखिरी सवाल लेते हैं। जैसे हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में वुमेन को कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिलता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो क्या टैक्स सेविंग में भी ऐसे कोई एडवांटेजेस हैं जो वुमेन को मिलते हैं एज कम्पेयर टू मेन? देखिए, अगर हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो अगर आप कहेंगे कि टैक्स स्लैब्स में कोई बेनिफिट है, तो नहीं है। ओके। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जरूर हैं जो विमेन के केस में अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो वहां पर अगर वो प्रॉपर्टी विमेन के नाम से परचेज है, तो वहां पर कंसेशनल स्टैम्प ड्यूटी होती है। 1% का डिस्काउंट रहता है। तो नॉर्मली इफ यू आर पेइंग 7% स्टैम्प ड्यूटी, हालांकि स्टैम्प ड्यूटी स्टेट चेंज करती है, अगर मैं यूपी की बात करूं तो 7% की स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो अगर विमेन के नाम से प्रॉपर्टी है तो 1% कम लगेगी। दूसरी चीज है, इफ यू आर availing some housing loan to buy a house in the name of a woman, in that case वहां पर भी कुछ जगहों पे विमेन के नाम से हाउसिंग लोन को आपको सब्सिडाइज रेट पे है। इस तरह के कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। हाँ, पहले एक जमाने में होता था कि विमेन को कुछ इनकम टैक्स स्लैब्स में भी एडिशनल डिडक्शन था, एडिशनल एक प्रोविजन था कि हाँ, एक स्लैब में, बेसिक स्लैब में कुछ एग्जम्पशन था। लेकिन फिलहाल आज की डेट में वो प्रोविजन हटा दिया गया है, वो एप्लीकेबल नहीं है। कोई रीजन इसके पीछे? ये गवर्नमेंट बता सकती है। कुछ उसके मिसयूज भी होते थे। तो बहुत ज्यादा नहीं था, जितना मुझे याद आ रहा है शायद 50,000 का वो था। अगर बेसिक लिमिट मेन के केस में जो है 2.5 थी, तो विमेन के केस में 3 लाख थी। इस तरह से कुछ उस समय का प्रोविजन था, वो फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है। ओके, चलिए, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू सुनील जी, एंड काफी कुछ जानने को मिला इनकम टैक्स सेव करने के तरीकों के बारे में भी, एंड क्या शॉर्टकमिंग्स भी आती हैं जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। तो आई होप इनकम टैक्स सेव करने के बेसिक फंडेज आपके क्लियर हो गए होंगे। इनकम टैक्स कोई बहुत डराने वाली चीज नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतना करना है आपको कि सारे प्रोविजंस ढंग से पढ़ें, उनके बारे में अच्छे से रिसर्च करें और जानें कि कैसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप खुद का बिजनेस ओन करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस एंड जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं उनके डिफरेंट अकाउंट्स रखें, ताकि दोनों में कोई क्लैशेस ना हो, कुछ मिक्सअप ना हो जाए, ताकि टैक्स फाइल करने के टाइम पे, क्लेम करने के टाइम पे कुछ मिस ना हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही।
और बने रहिए हमारे साथ, हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही और यूजफुल जानकारी, क्योंकि हम हैं जनहित में जारी। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आपने अगर हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके वो भी देखें। सो बस दैट्स इट।